नमस्कार। राजनीति के कई रंग होते हैं, बगावत, पाला बदल, गणित, रणनीति, बयानबाजी। अब ये सारे रंग अगर आपको एक ही दिन में दिख जाएं तो फिर वो दिन वाकई में खास होगा। आज का दिन कुछ ऐसा ही है जब यूपी से लेकर बंगाल तक, असम से लेकर दिल्ली तक सियासत में लगातार उठापटक मची रही। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं इंडिया चाहता है। आज सियासत का सुपर शुक्रवार है। कांग्रेस अपना घर बचाने में परेशान है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार के रिन्यूअल के लिए जद्दोजहद कर रही है, तो बंगाल में बीजेपी हारी क्या, उसके घर से लोग बिलबिलाकर भागने लगे हैं। तो आज दिन भर जो राजनीतिक हलचल रही उस पर इंडिया की बहुत पैनी नजर है और इंडिया वो जानना भी चाहता है। वैसे 31% इंडिया ये जानना चाहता है कि वैक्सीनेशन के आंकड़े क्यों छुपा रही है केंद्र की सरकार, जबकि 30% इंडिया मोदी, शाह और योगी की तिकड़ी का ऑपरेशन यूपी क्या है ये देखना चाहती है। जबकि 12% लोग ये जानना चाहते हैं कि जब कांग्रेस में बगावत की टेंशन है तब क्या करेंगे भाई बहन। इन तमाम खबरों पर नजर रहेगी, लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो इंडिया ने कहा है वो हम दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, राजनीति हर जगह फुल स्पीड में चल रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगले चुनाव के मद्देनजर 2 दिन तक दिल्ली की परिक्रमा करते रहे। दिल्ली के तमाम बड़े बड़े लोगों के दरबार पर जाकर उन्होंने राम राम की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से योगी की मुलाकात हुई। सवाल यह है कि क्या यूपी संकट का समाधान मिल गया है। आप इस तस्वीर को बहुत गौर से देखिए। गृह मंत्री अमित शाह से योगी ने जब कल मुलाकात की थी तो एक पुस्तिका दी थी। उस पुस्तिका पर लिखा था एक शब्द जिसका नाम है समाधान। तो क्या यह मान लिया जाए कि यूपी संकट का समाधान हो गया है। योगी की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई, योगी की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई, योगी की मुलाकात पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई। तो उसके बाद ये माना जा रहा है कि यूपी में बीजेपी का चेहरा योगी आदित्यनाथ ही बने रहेंगे। जी हाँ, ये बात अब बिल्कुल साफ हो गई। जिस बदलाव की बात की जा रही थी उसमें एक चीज़ बहुत साफ है कि यूपी में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बदलने वाला। हिंदुत्व की छवि को भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए बनाकर रखेगी, क्योंकि उसको लगता है कि इस एजेंडे पर कोई और पार्टी इस प्रदेश में उसका मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन उससे आगे बढ़कर जातिगत समीकरणों को साधने पर अब बीजेपी ज्यादा जोर देगी। आप जानते हैं 2017 के चुनाव के पहले भी ऐसा ही कुछ बीजेपी ने व्यूह रचना रची थी और छोटे सहयोगी दलों के साथ अब उसको अपना साथ बनाकर रखना होगा। इसीलिए अपना दल और निषाद पार्टी के साथ बीजेपी अब पास आती दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ तो लौट गए, लेकिन दिल्ली में यूपी को लेकर माथापच्ची अब भी चल रही है। थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री आवास पर अमित शाह और जेपी नड्डा पहुंचे। ये मुलाकात बताया जा रहा है कि यूपी को लेकर ही हुई है। आखिर यूपी को बचाने के लिए बीजेपी में चल क्या रहा है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त देना होगा मुझे और हमारे सहयोगी पंकज झा की इस खास रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखिए। आप समझ जाएंगे कि बीजेपी का आलाकमान क्या सोच रहा है। 1 घंटे 20 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाहर आए तो उनके दिमाग में यह बात साफ हो गई होगी कि आगे करना क्या है। मुलाकात के बाद योगी का यह ट्वीट शिष्टाचार का तकाजा भले ही दिखाता हो, लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो होता कहां है। योगी ने ट्वीट किया, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट एवं मार्गदर्शन प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से भेंट के लिए समय प्रदान करने व आत्मीय मार्गदर्शन करने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय तल से आभार। वैसे भी 7 लोक कल्याण मार्ग के दिशा निर्देश से पहले उत्तर प्रदेश को लेकर योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह से गुरुवार को मुलाकात की। तभी होमवर्क पूरा हो चुका था कि करना क्या है।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात उस होमवर्क को पूरा करने के लिए हरी झंडी दिखाने जैसा था। योगी आदित्यनाथ हर बात पर पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की दुहाई देते रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस तरह की खबरें आने लगी थी कि दिल्ली दरबार से लखनऊ की दूरी बढ़ गई है। लेकिन पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर एक ही तीर से योगी ने 3 निशाने साध लिए हैं। एक, वे ये संदेश देने में पार्टी कैडर में कामयाब रहे हैं कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का उन पर विश्वास है, उन पर भरोसा है और अगला चुनाव उनकी ही अगुवाई में लड़ा जाएगा। 2, ये जो घातक साबित हो रही अटकलों पर उन्होंने विराम लगा दिया है। और तीसरा और आखिरी ये है कि अब केंद्रीय योजनाओं का मुंह यूपी की तरफ तेजी से मुड़ सके ताकि विकास की गंगा बहाई जा सके। यूपी चुनाव में बीजेपी के 3 किरदारों को समझिए: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मोदी शाह की तिकड़ी ने ऑपरेशन उत्तर प्रदेश का प्लान बना लिया है। इसकी शुरुआत अमित शाह से योगी की मुलाकात से हुई। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक शाह और योगी के मुलाकाती मंथन से जो निकला उसका सार यह है कि मंत्रियों, विधायकों की नाराजगी को हल्के में नहीं लिया जाएगा और सीएमओ तक उनकी पहुंच आसान करनी होगी। योगी का हिंदुत्व अपनी जगह है, लेकिन वोटों के सामाजिक समीकरण की अनदेखी नहीं की जा सकती। इसीलिए नाराज बताए जा रहे ब्राह्मणों और पिछड़ों को साधने पर पूरा जोर दिया जाएगा। बीजेपी को भले ही अपने बल पर बहुमत मिल गया, लेकिन इसमें छोटे दलों की भूमिका अहम रही है। इसलिए अपना दल और निषाद पार्टी को बांध कर रखना होगा। पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ रहे ओम प्रकाश राजभर की भी यही शिकायत है कि बीजेपी ने पिछड़ा चेहरा दिखाकर धोखा दे दिया था। अब वो बीजेपी को डूबती नैया बता रहे हैं। इन लोगों ने केशव मौर्य को हाईलाइट किया कि ये मुख्यमंत्री होंगे। पिछड़ों ने वोट दिया, 325 सीट आ गई। अब 325 सीट में कोई लायक नहीं मिला। बाहर से आयातित बीजेपी बाहर से दूसरी पार्टी का आयातित विधायक ला करके, विधायक भी नहीं, बाहर से ला करके मुख्यमंत्री बना दिया। अब विरोधी भले ही आयातित मुख्यमंत्री कहकर योगी की आलोचना कर रहे हों, लेकिन बीजेपी के लिए योगी का विकल्प यूपी में कोई इस वक्त नहीं दिखता। दूसरी तरफ बीजेपी को पता है कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव हो या 2017 का विधानसभा चुनाव, पिछड़ों का समर्थन बीजेपी के लिए वरदान साबित हुआ। दूसरी तरफ कांग्रेस और बीएसपी से होते हुए ब्राह्मण वोटों का आशियाना भी बीजेपी को माना जा रहा था। इसलिए योगी के कैबिनेट में फेरबदल होगा तो ब्राह्मणों, पिछड़ों और सहयोगी दलों को तरजीह देने की बात हो रही है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 दिन पहले बीजेपी में आए कांग्रेस वाले ब्राह्मण चेहरा जितिन प्रसाद मंत्री बनाए जा सकते हैं। साथ ही सहयोगी दलों में अपना दल या निषाद पार्टी को मंत्रिमंडल में और तरजीह मिल सकती है। योगी सरकार में 60 मंत्री हो सकते हैं। अभी कुल 53 मंत्री हैं, यानी 7 पद खाली हैं। उन 7 की बिसात पर अगले चुनाव की रूपरेखा तैयार हो सकती है। बची कसर तब पूरी की जा सकती है जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अपना दल की अनुप्रिया पटेल को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, जो पहले भी जूनियर मंत्री रह चुकी है। गुरुवार को अमित शाह से अनुप्रिया की मुलाकात कुछ इशारा तो जरूर करती है। उसी तरह यूपी से मंत्रियों की संख्या इस वक्त बढ़ाई जा सकती है। इसमें वरुण गांधी जैसे नाम हो सकते हैं। कोरोना की पहली लहर में हालात को संभालने में जितनी योगी की वाहवाही हुई, दूसरी लहर में उतनी ही किरकिरी भी हुई। मौत का डरावना आंकड़ा हो या अस्पतालों का पस्त हाल हो जाना या फिर गंगा में तैरती लाशें, इन सब ने योगी सरकार की छवि पर सवाल उठाए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से कैसे निपटे, इसके लिए यूपी मॉडल या योगी मॉडल की जगह वाराणसी मॉडल की तारीफ कर दी। जिस तरह इतने कम समय में खुद को संभाला है, आज पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी अच्छे से जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों में भारी नाराजगी पैदा कर दी है। ऐसे में मंत्रिमंडल में फेरबदल हो या कुछ और काम, जश्न का माहौल अभी नहीं रहेगा। जैसी खबरें आ रही हैं, उसमें पहले माहौल को दुरुस्त करने की तैयारी चल रही है। इसीलिए किसानों को धान पर 72 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी बढ़ा दिया गया। तो पूरे देश में मुफ्त वैक्सीनेशन का ऐलान किया गया। सवाल है कि ये सारे प्रयोग क्या यूपी चुनाव में बीजेपी के लिए अच्छे दिन का इन्वेस्टमेंट होगा? और हम सब जानते हैं कि सत्ता से मजबूत चुंबक कुछ नहीं होता। हर कोई जुड़ना चाहता है। लोगों की उम्मीदें, लोगों के आदर्श सत्ताधारी पार्टियों से ज्यादा बंधते हैं।
बीजेपी उत्तर प्रदेश में अगले चुनाव की तैयारी में जुटी है, जिसके कारण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन दिल्ली की परिक्रमा करते रहे। तो उसे एक बड़ा झटका, यानी बीजेपी को एक बड़ा झटका पश्चिम बंगाल में मिल गया। मई में बंगाल में सत्ता की उम्मीद चली गई थी। जून में पार्टी का एक बड़ा नेता सपरिवार टीएमसी में शामिल हो गया। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय आज फिर से टीएमसी में वापस लौट गए। मैं सपरिवार इसलिए कह रहा हूं कि मुकुल रॉय के साथ उनके बेटे शुभ्रांशु राय भी टीएमसी में शामिल हो गए हैं। 4 साल पहले मुकुल रॉय ने टीएमसी छोड़ दी थी, वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन विधानसभा चुनावों में बीजेपी हार गई और हारे हुए पर दांव कौन लगाता है, देखिए मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल की यह खास रिपोर्ट। चार साल बाद फिर वही टीएमसी दफ्तर, फिर वही ममता के साथ मुकुल रॉय की जुगलबंदी। कल तक जो ममता के निशाने पर थे, आज वो उनकी आंखों के तारे हो गए। ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে বেরিয়ে এসে এই নতুন আঙিনায় আমি যাদের সাথে দেখা হচ্ছে, কথা বলতে পারছি, আমার খুব ভালো হচ্ছে। তবে আমি মনে করি মুকুল এখানে আসাতে মুকুল নিজে মানসিক একটা শান্তি পেল, কারণ ওর শরীরটাও আমি দেখছিলাম খারাপ হয়ে যাচ্ছিল, হয়তো মুখে বলতে পারছিল না। कभी टीएमसी में ममता के बाद सबसे ताकतवर नेता होते थे मुकुल रॉय, लेकिन नारदा शारदा स्कैम में नाम फंसा और ममता से अनबन हो गई तो मुकुल रॉय ने एक तीर से 2 निशाने लगाए। बीजेपी में गए तो ममता से मुक्ति मिली और नारदा शारदा स्कैम में राहत। हालांकि केंद्र सरकार इससे इनकार करती रही है। टीएमसी से मुकुल रॉय से लेकर शुभेंदु अधिकारी तक वो तमाम नेता बीजेपी में गए थे जिन पर घोटाले की तलवार लटक रही थी। जो लोग बीजेपी में चले गए उन पर सीबीआई का शिकंजा कसा नहीं। कुछ दिनों पहले ही फिरहाद हाकिम समेत ममता के 4 करीबी नेताओं पर सीबीआई का शिकंजा कस गया, लेकिन मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी पर नहीं। ममता तो पहले से ही बीजेपी पर वॉशिंग मशीन वाला तंज कसती रही है। वॉशिंग मशीन, बीजेपी वॉशिंग मशीन, जो भ्रष्टाचारी है वॉशिंग मशीन में जाता है और सफेद होकर निकलता है। लेकिन लगता है कि मुकुल रॉय की बीजेपी वाली वॉशिंग मशीन में ठीक से धुलाई नहीं हो पाई और अब वो अपनी दीदी के पास लौट आए हैं। हम तो बीजेपी छोड़ के तृणमूल में आया है और अभी बंगाल में जो स्थिति है, ये स्थिति में कोई बीजेपी में रहेगा नहीं। मुकुल रॉय एक मिर्जाफर है। हम लोग चाणक्य को समझते थे, लेकिन इस बार देखा उसका लड़का बीजपुर से उसका बूथ में हार गया, विधानसभा में हार गया, उसलिए एक मिर्जाफर तैयार हुआ बंगाल का राजनीति में। एक मिर्जाफर राय मुकुल रॉय जी है। वैसे ममता की प्रचंड जीत के बाद कयास लगाया जा रहा था कि मुकुल लौट आएंगे। इसको बल तब और मिला जब उनकी बीमार पत्नी का हालचाल जानने ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी अस्पताल पहुंचे थे। हालांकि मुकुल रॉय टीएमसी में वापसी से इनकार करते रहे, लेकिन राजनीति में जुबान पर चढ़ा इनकार दिल में इकरार की घंटियां बजाता रहता है। वही हुआ। कई बार सोचता हूं तो लगता है कि ये राजनेता है या करियर पॉलिटिशियंस हैं जिनको सिर्फ सत्ता से प्यार है। पहले लग रहा था कि बीजेपी सत्ता में आ सकती है तो टीएमसी छोड़कर बीजेपी के करीब चले गए, बीजेपी चुनाव हार गई तो फिर वापस टीएमसी में लौट आए। कैसे जनता इनको बार बार पाला बदलने पर वोट देती है, जनता को भी सोचना चाहिए। अगर बीजेपी छोड़कर मुकुल रॉय फिर से टीएमसी में चले गए हैं तो उनका यह हृदय परिवर्तन अचानक नहीं हुआ है, इसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण और परिस्थितियां भी बताई जा रही हैं। टीएमसी से ही बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी के बढ़ते कद से मुकुल रॉय परेशान बताए जा रहे थे, क्योंकि बीजेपी ने विपक्ष का नेता मुकुल रॉय के सीनियर होने के बावजूद शुभेंदु को बना दिया था। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे मुकुल रॉय, लेकिन पार्टी में साइडलाइन रहे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी मर्जी के खिलाफ पार्टी ने उनको चुनावी मैदान में उतार दिया।
बीजेपी में गए ममता की पार्टी के कई नेता वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन मुकुल की वापसी का टिकट इसलिए कंफर्म हो गया कि वो ममता पर कभी भी निजी हमला नहीं करते थे, यानी उन्होंने दरवाज़ा कभी भी बंद नहीं किया था। और एक राजनीतिक फायदा भी कारण हो सकता है। अभी दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे के कारण राज्यसभा की एक सीट बंगाल से खाली है, जिस पर मुकुल रॉय को दिल्ली की राजनीति चमकाने के लिए ममता दीदी भेज सकती हैं और उनके विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद उस खाली हुई सीट से उनके बेटे को टीएमसी चुनाव लड़ा सकती है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। राजनीति ऐसे ही संभावनाओं के साथ चलती है, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के लिए संभावनाएं नहीं दिखती है तो पार्टी में टूट फूट और नेताओं का पलायन। पंजाब और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें हैं और दोनों जगह बगावत और असंतोष चरम पर दिखाई दे रहा है। और इन सब की जड़ में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का कमजोर होना है। आलम यह है कि 2 साल से पार्टी के पास अभी भी स्थायी अध्यक्ष नहीं है। सोनिया गांधी जैसे तैसे पार्टी को चला रही हैं। राहुल और प्रियंका सक्रिय जरूर हैं, लेकिन उनकी सक्रियता पार्टी में टूट फूट को रोक नहीं पा रही। अगला अध्यक्ष पार्टी में कौन बनेगा ये अभी तक साफ नहीं है। कहा जाता है कि राहुल गांधी ही अभी पार्टी चला रहे हैं, जो कि इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से पार्टी चल रही है उसमें कोई चमत्कार ही पार्टी को मजबूत बना सकता है। कांग्रेस आज भी देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। आज भी 3 राज्यों में उसकी सरकार है और 3 राज्यों में गठबंधन सरकारों में वो शामिल है। फिर भी कांग्रेस मुश्किल में है तो इसके लिए उसके पास स्थायी अध्यक्ष नहीं है। राहुल प्रियंका में नेतृत्व कौन करेगा ये साफ नहीं है। भाई बहन में टकराव की खबरें भी मिलती रहती हैं। कई नेता पार्टी छोड़ गए हैं और पार्टी में इस पर कोई बेचैनी नहीं दिखाई देती। साथ ही चुनावों में पार्टी लगातार हार रही है। पश्चिम बंगाल में क्या गत हुई यह किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में कांग्रेस यूं ही सुस्त पड़ी रहेगी तो पंजाब और राजस्थान का घर बचाना भी उसके लिए मुश्किल हो सकता है। पंजाब के सच और हक की आवाज मैंने हाईकमांड को बुलंद आवाज He is running a corrupt government. पंजाब में बगावत थम नहीं रही। राजस्थान में अहम का टकराव जारी है। युवा नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। G23 के नेता कभी खुली कभी दबी जुबान में नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस में यह हो क्या रहा है? क्या कांग्रेस हाईकमान से पार्टी संभल नहीं रही? क्या गांधी परिवार की पकड़ पार्टी पर कमजोर हो रही है? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस में हर तरफ मनमानी है। पंजाब का झगड़ा सुलझाने के लिए बनी कमेटी ने रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक कमेटी की राय है अमरिंदर सबको साथ लेकर चले। नवजोत सिद्धू की अनदेखी नुकसानदेह हो सकती है। विधायकों का सुझाव है कि बिना सीएम के चेहरे के चुनाव में जाए कांग्रेस। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष को बदले जाने की भी पैरवी की गई है। कुछ विधायकों ने राज्य में डिप्टी सीएम बनाने की भी मांग की है। जिस जाखड़ की कुर्सी खतरे में बताई जा रही है वो भी सिद्धू का हक दिलाने की बात करने लगे हैं। सब कांग्रेस एक सशक्त पार्टी है। कांग्रेस के अंदर जिस किस्म का भी कोई विरोधाभास है बिल्कुल उसको तय कर लिया जाएगा। खुद कैप्टन साहब ने कहा, हर एक कोई कह रहा है कि उनको सम्मानजनक उनका ओहदा मिलना चाहिए। सुलह की हर कोशिश के बाद घमासान थम नहीं रहा। अमरिंदर और सिद्धू के बीच पोस्टर वॉर चल रहा है तो विधायक प्रगट सिंह खुलकर अपनी ही सरकार को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। 4 साल पहला एक इरीगेशन घोटाला फड़िया ते उस घोटाले दे विच कन्फैशनल स्टेटमेंट भी है जिहदे विच 3 IAS ऑफिसर ते 2 पॉलिटिशियन है ते जे कन्फैशनल स्टेटमेंट भी हैगी है ते फिर इन्हां डोजियर दा की बनिया? ये कित्थे रह गए? क्योंकि जे इहो जी सोच ना आपां चलन डए आ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। पंजाब की तरह राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच घमासान का पार्ट 2 शुरू हो गया है। चर्चा तेज है कि सचिन पायलट भी पाला बदल सकते हैं। कल 8 विधायकों से सचिन की मुलाकात के बाद सुगबुगाहट तेज हुई। उस पर रीता बहुगुणा जोशी ने कह दिया कि सचिन पायलट की उनसे बात हुई है। जब सचिन पायलट से इस बारे में पूछा गया तो उनका जवाब सुन लीजिए। रीता बहुगुणा जोशी ने जो कहा कि सचिन से बात करी है, हो सकता है उन्होंने सचिन तेंदुलकर से बात करी हो, मेरे से बात करने की हिम्मत नहीं है उन्होंने। पायलट के बयान से ऐसा लगता है कि वो फिलहाल वेट एंड वॉच के मूड में हैं। प्रियंका गांधी ने भी उनसे बात की है। सचिन पायलट आज तेल के दामों को लेकर हुए प्रदर्शन में भी शामिल हुए, लेकिन सवाल ये है कि कब तक। हाईकमान ने सचिन से जो वादे किए थे वो अब तक पूरे नहीं हुए। अभी आप सचिन पायलट की बात सुन रहे थे। आज सचिन पायलट के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट साहब की पुण्यतिथि थी। आज सचिन कांग्रेस के प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे और कुछ देर पहले राजस्थान से वो दिल्ली भी पहुंच गए हैं। पायलट कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राजस्थान के प्रभारी अजय माखन से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। अब देखिए कि पायलट को उड़ान का मौका पार्टी देती है या उनके पर फिर कतर दिए जाते हैं। कांग्रेस का ग्राफ गिर रहा है, लेकिन डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने आज डीजल और पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेता घोड़ा गाड़ी पर निकले और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ऐसे देशव्यापी प्रदर्शन के मौके पर भी किसी भी कांग्रेस नेता के साथ दिखाई नहीं दी। नदारद रहे दोनों भाई बहन। आज इसी धुन पर कांग्रेस की घोड़ा गाड़ी दिल्ली की सड़कों पर सरपट दौड़ी। मुद्दा था पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों का। दिल्ली में देखिए किस तरीके से कांग्रेस के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। घोड़ा गाड़ी पर चढ़े हैं शक्ति सिंह गोहिल, केसी वेणुगोपाल, संगठन महासचिव अनिल चौधरी, और इस तरीके से विरोध प्रदर्शन दिल्ली में कर रही है कांग्रेस पार्टी। दुनिया में पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ, यहाँ मोदी सरकार ने टैक्स बढ़ाते रहे और लोगों को लूटते रहे हैं। आज जिस तरीके से कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है, बीजेपी के कद्दावर नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने जनसंघ के समय में कांग्रेस सरकार की मुखिया इंदिरा गांधी को 1973 में इसी तरह घेरा था। यानी मुद्दे वही हैं, बस कैलेंडर पर साल बदलते हैं और कुर्सियों पर नेता। लेकिन रानू गुबरेले जैसे रोज कमाने वाले शख्स तब भी महंगाई के जाल में फंसते थे और अब भी 200 की कमाई में 100 का खर्च पेट्रोल पर कर डालते हैं। सवाल है ऐसे में घर कैसे चले। पेट्रोल डीजल भराएंगे, एक दिन में अगर 100 रुपए से भी भरा रहे हैं और घर में खाने के लिए भी 100 रुपए लग रहे हैं, इसमें दिक्कत हो रही है ना, वो कितना कमाएंगे। सवाल ये भी है, तब कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने विरोध की कमान संभाली थी और संसद तक मामला पहुंचा दिया था। लेकिन मौजूदा विरोध में धार देने के लिए कांग्रेस के सबसे बड़े नेता न तो राहुल गांधी दिखे, न सोनिया गांधी, न प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका ने तो ट्वीट कर कर्तव्य पूरा कर लिया। महामारी के दौरान मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स वसूले 2,74,000 करोड़। इस पैसे से क्या मिल सकता था? पूरे भारत को वैक्सीन, 718 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट, 29 राज्यों में एम्स अस्पताल, 25 करोड़ गरीबों को 6,000 रुपए की मदद, मगर मिला कुछ भी नहीं। ये तस्वीरें अमृतसर की हैं, जहां गाड़ी में आग लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। अब फर्क देखिए, 2013 में बीजेपी वाले मशाल जुलूस निकाल रहे थे, अब कांग्रेस सड़कों पर है। मुद्दा वही कि कैसे तेल के दाम जनता का तेल निकाल रहे हैं। लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी ने 100 दिन में महंगाई को घटाएंगे इस वचन की पूर्ति को नहीं किया है, तब से देश में एक संदेह पैदा हुआ है कि अगर देश के अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री पर हम महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए विश्वास नहीं कर सकते, तो ऐसे प्रधानमंत्री का और ऐसी सरकार का जिस पर भरोसा नहीं है देश की जनता का, क्या फायदा। कहाँ गए वो लोग जो एक जमाने में आलोचना करते थे जब यूपीए सरकार में पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते थे। शिवराज जी साइकिल पे चलते थे, स्मृति ईरानी आती थी,
राजनाथ सिंह सामने आते थे। लेकिन यहाँ भी समझना होगा कि बीजेपी ने पूरे दम से पेट्रोल के दाम बढ़ाए जाने का विरोध किया, लेकिन कांग्रेस आलाकमान इस प्रदर्शन से गायब नजर आ रहा है, जिससे तेवरों में धार कम ही लग रही है। आप लोग भी सोचते होंगे ना कि ये एक रस्म अदायगी सी बन गई है कि जो विपक्ष में रहता है वो डीजल और पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों पर हाय हाय करता है, और जो सत्ता में आता है वो बाजार का हवाला देकर लोगों की परेशानी से आंखें फेर लेता है। आज पेट्रोल कई शहरों में सेंचुरी लगा चुका है, लेकिन सरकार चाहे तो पेट्रोल की कीमत पर लगाम लगाई जा सकती है। कैसे, हम बताते हैं। सरकार कच्चा तेल देने वाले देशों से मोल भाव करते दाम कम कर सकती है, जैसा कि 2015 में हुआ था। तब केंद्र सरकार ने एलएनजी पर कतर से बात करके 8,000 करोड़ रुपए बचा लिए थे। सरकार अगर एक्साइज ड्यूटी कम कर दे, अपने हिस्से खजाने में जो उसके जाते हैं वो पैसा लेना कम कर दे, तो पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए जा सकते हैं। अगर केंद्र सरकार राज्यों को वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट में कटौती के लिए राजी कर ले, तो आपकी जेब में आग नहीं लगेगी। वैसे ही अगर एक देश एक टैक्स की दुहाई से बने जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल भी आ जाएं और टैक्स फिक्स कर दिया जाए, तो भी लोगों को बहुत राहत मिलेगी। हर राज्य में हर जगह हर पेट्रोल पंप पर एक दाम होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। एक तरफ डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश की आबादी भी बढ़ रही है। असम के नए नवेले मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया, लेकिन हिंदुत्व की चाशनी में घोलकर। बयान तो मीठा मीठा था, लेकिन उसमें मुसलमानों के लिए घुला था तीखा आरोप। फिर तो उस आरोप को लेकर ओवैसी ने बिस्व शर्मा के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ কাম কৰিব লাগিব, আৰু মই আজি মুকলিভাৱে আহ্বান জনাম যে তেওঁলোকে আমাৰ লগত একেলগে কাম কৰক। असम के नए नए मुख्यमंत्री बने हेमंत बिस्व शर्मा अपने बयान को लेकर विवादों में हैं। ये बयान है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, लेकिन शर्मा के टारगेट पर थी असम की मुस्लिम आबादी। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ কাম কৰিব লাগিব, আৰু মই আজি মুকলিভাৱে আহ্বান জনাম যে তেওঁলোকে আমাৰ লগত একেলগে কাম কৰক। We are there for all of you to support। सुना आपने, शर्मा जी का साफ साफ कहना है कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करना बंद करें। बढ़ती गरीबी की असल वजह भी मुस्लिमों का ज्यादा बच्चे पैदा करना है। और फिर बड़ी मासूमियत से ये भी बता दिया कि वो तो साथ मिलकर जनसंख्या और गरीबी से लड़ना चाहते हैं। शर्मा ने अल्पसंख्यक आबादी पर तीर चलाया तो आंकड़ों और तर्कों के साथ खुद को मुस्लिमों का सबसे बड़ा पैरोकार मानने वाले ओवैसी सामने आ गए और एक के बाद एक ट्वीट असम के मुख्यमंत्री पर ठोक दिए। असम के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर जनसंख्या नियंत्रण की बात शुरू की है। ये हिंदुत्व बोल रहा है जो गरीबों और पिछड़ों पर आरोप लगा रहा है। सच ये है कि असम में पहले से ही टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 आ चुका है, जबकि देश का TFR 2.2 है। साधारण शब्दों में ये कोई जनसंख्या विस्फोट नहीं है। ओवैसी वकील हैं, लिहाजा उन्होंने लिंगानुपात से लेकर धन के असमान बंटवारे का सवाल भी खड़ा कर दिया। यही नहीं, ओवैसी ने अपने ट्वीट में केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट में दिए गए उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें कहा गया है कि फैमिली प्लानिंग को लेकर जबरदस्ती करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है, ये लोगों की इच्छा पर निर्भर करता है। बात सिर्फ ओवैसी तक नहीं रुकी, फैमिली प्लानिंग पर बात निकली तो बहुत दूर तलक, यानी खुद हेमंत बिस्व शर्मा के परिवार तक चली गई। अगर किसी ट्राइब में ये बीमारी है तो एज ए चीफ मिनिस्टर उनकी जिम्मेदारी है हम सब मिलके उस बीमारी को, उसके रीज़न क्या है कि वहाँ पॉपुलेशन की बढ़ोतरी ज़्यादा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। बड़े बूढ़े कह गए हैं कि बोलिए लेकिन जरा ध्यान से। हेमंत बिस्व शर्मा का इरादा भले ही अच्छा हो, लेकिन उनके शब्द कुछ और ही कहानी कह रहे थे। शर्मा कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, सीएम की कुर्सी भी मिल गई है, लिहाजा जुबान में जनसंख्या नियंत्रण और दिल में हिंदुत्व साफ नजर आ रहा है। तो आपने देखा कि कैसे जनसंख्या वृद्धि जैसे गंभीर मुद्दे पर भी राजनीति शुरू हो जाती है।
कायदे से सवाल इस बात पर होना चाहिए कि देश की आबादी को कैसे काबू में किया जाए, लेकिन सवाल इस बात पर उठने लगता है कि किस कौम ने आबादी बढ़ा दी है। आज़ादी के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई थी। तब देश की आबादी करीब 36 करोड़ थी। इस ग्राफिक्स को ध्यान से देखिएगा। इस 36% में 82.1% हिंदू आबादी थी और मुस्लिम आबादी करीब 12% उस वक्त देश में हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं। 1981 में देश की आबादी करीब 69 करोड़ हो गई थी, जिसमें हिंदू करीब 82.6% थे और मुस्लिमों की आबादी थोड़ा घटकर 11.4% हो गई थी। अब 2001 में देश की आबादी 102 करोड़ हुई। इसमें हिंदू 80.45% थे और मुसलमान थोड़ा बढ़कर 13.4% पर हो गए थे। जनसंख्या एक ऐसी समस्या है जो आज़ादी के बाद से बढ़ती ही गई है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट बताती है कि अगले 6 साल में हमारी आबादी चीन से ज़्यादा हो जाएगी। और यहाँ पर यह बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि चीन से सीखना चाहिए। चीन को जब आबादी बढ़ानी थी तो उसने आबादी बढ़ाई, फिर लगा कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो उसने कंट्रोल कर ली, और अब जब लगता है चीन को दोबारा की आबादी बढ़ाने की ज़रूरत है तो उसने अपने देश में नया कानून बना दिया है कि अब वहाँ पर 1 नहीं 3 बच्चे तक एक परिवार में हो सकते हैं। लेकिन ये तमाम कोशिशें राजनीति में हमारे देश में फंसकर रह जाती हैं। 74 साल हो चुके आज़ादी के, अभी भी सवाल यही है कि बढ़ती जनसंख्या का समाधान क्या है। कोरोना काल में बाजार खुले तो भीड़, सड़कों पर निकले तो जाम। ये सब निशानी है देश में जनसंख्या विस्फोट की, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस बात को देश पहचानता भी है, जिसका जिक्र पीएम मोदी कर चुके हैं। हमारे यहाँ बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा कर सकता है। साल 2019 में लाल किले से पीएम ने देश के मन की बात कही थी। जनसंख्या पर देश में विवादास्पद बहस चलती रही है। एक पक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि मुस्लिम जनसंख्या बढ़ने से देश में जनसंख्या विस्फोट रुक नहीं रहा। इसके पक्ष में आंकड़े दिए जाते हैं। 2001 से 2011 के बीच हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर 16.8 रही, जबकि मुस्लिमों में यह दर 24.6% रही। लेकिन एक्शन का रिएक्शन विज्ञान में जितना होता है उससे कहीं ज्यादा वोट की राजनीति में होता है। प्रधानमंत्री मोदी बढ़ती आबादी से चिंतित होते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के सांसद कुछ और ज्ञान देते हैं। बढ़ती हुई आबादी हमारे लिए एक चुनौती के रूप में हो गया है। अगर हम दुनिया में ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, विकसित राष्ट्रों के साथ खड़ा होना चाहते हैं, तो हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना होगा। एक ऐसा कड़ा कानून जो देश में सब पे लागू हो। जनसंख्या की मूल समस्या को बार बार हिंदू मुस्लिम में उलझा दिया जाता है। सच है कि 1991 से 2001 के बीच मुस्लिम जनसंख्या 29.3% की दर से बढ़ी। 2001 से 2011 के बीच ये जनसंख्या 24.4% की दर से बढ़ी, यानी करीब 5% की कमी। साक्षरता बढ़ने के साथ साथ जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार धीमी हो रही है, लेकिन धर्म की पट्टी आंखों पर बांधने वाले कुछ लोगों को ये मंजूर नहीं। जहाँ तक यूडीएफ इतने स्पीड से बढ़ा, हमारे आर्मी के चीफ साहब कहते हैं इतने स्पीड से बढ़ा कि जितने स्पीड से बीजेपी भी नहीं बढ़ी। तो पहली बात तो ये है कि हमारा कसूर नहीं है, वोटर का मजाज है। यहीं से सवाल उठता है कि जनसंख्या की वृद्धि रोकने का तरीका क्या हो। क्या कानून के जरिए, कड़ाई के जरिए जनसंख्या पर लगाम लगे, या विकास और जागरूकता के जरिए जनसंख्या पर ब्रेक लगे। हालांकि अच्छी खबर यह है कि 1971 से जनसंख्या बढ़ने की दर घट रही है। 1991 के बाद से वृद्धि दर तेजी से कम हुई है। हमारे देश में आज भी स्वयं प्रेरणा से एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। ये सब सम्मान के अधिकारी है, ये आदर के अधिकारी हैं, जिनका उनका जितना सम्मान करें
छोटा परिवार रख के भी वो देशभक्ति को ही प्रकट करते हैं। अब 2021 में जनगणना होनी है, जिससे निकलने वाले नतीजों पर देश की निगाहें लगी रहेंगी। और अब बात कोरोना की वैक्सीन को लेकर शुरू हुई नई सियासत की। देश में वैक्सीन की कमी है, जिसे लेकर पहले से ही राजनीति गरमाई हुई है और अब इसमें एक और नया एंगल आ गया है। केंद्र सरकार पर यह आरोप लग रहे हैं कि उसने राज्य सरकारों को वैक्सीन की उपलब्धता का डेटा सार्वजनिक न करने का निर्देश दे दिया है। आरोप लगा तो सवाल उठे कि क्या सरकार वैक्सीन की कमी की बात को अब देशवासियों से छिपाना चाहती है। मामला बढ़ा तो स्वास्थ्य विभाग ने सफाई दी कि उनके निर्देश का गलत मतलब निकाला जा रहा है। विभाग ने सिर्फ डेटा को गलत हाथों में जाने की आशंका पर आगाह किया था। उत्तर प्रदेश के कानपुर में प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन बंद हो गया। ज्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चालू हो गया था लगना, लेकिन अब जो है उन्होंने ये बंद करवा दिया है और उन्होंने कहा है कि आप डायरेक्ट प्राइवेट सप्लायर से खरीदो। एमपी के ग्वालियर में वैक्सीन लगवाने आए मरीजों को लौटाया जा रहा है। पहला डोज लगवाने आए थे तो मना कर दिया है उनने कि कल लगवाना, कल ही पर्चा बनेंगे, कल ही आना। हम 7:30 बजे की खड़ी। पहला इंजेक्शन लगवाने आए, वो मना कर रहे हैं कि है ही नहीं है, आएगा जब मिलेगा। क्या केंद्र सरकार इस सच को छिपाना चाहती है? आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने तो ऐसा ही आरोप लगाया। और केंद्र सरकार वैक्सीन उपलब्ध करवाने के बजाय ये आदेश पारित करती है कि कोई भी राज्य इस इंफॉर्मेशन को साझा नहीं कर सकता है कि वैक्सीन अवेलेबल है कि नहीं है। हमारा केंद्र सरकार से ये आग्रह है कि आप इंफॉर्मेशन छुपाने के बजाय वैक्सीन उपलब्ध कराने पे अपना ध्यान, अपनी ऊर्जा फोकस करिए। आरोप है कि सरकार वैक्सीन की उपलब्धता के आंकड़े छिपाकर इन तस्वीरों से हो रही बदनामी छिपाना चाहती है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। जवाब में स्वास्थ्य मंत्रालय अपनी वेबसाइट दिखाकर कह रहा है कि यहाँ रोज सच दिखाई दिया जाता है। केंद्र सरकार ने स्टेट से बेसिकली ये समझाया है कि जो इंडिविजुअल डेटा होता है वह डेटा, क्योंकि वो इंडिविजुअल प्राइवेसी, वो सिक्योरिटी कंसर्न से होना चाहिए, उसको प्रिजर्व करें। अदरवाइज उस डेटा को यूज करके, क्योंकि वह डेटा स्टेट के लेवल पर भी अवेलेबल है, अपनी प्लानिंग में सपोर्ट करें। तो ऐसा कोई उस ढंग से नहीं कहा गया है कि आप डेटा ना दें या नहीं दें। आई थिंक ये एक मिस इंटरप्रिटेशन है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सवाल तो उस ई-विन प्लेटफॉर्म के डेटा का है जिससे प्राइवेट फर्म फायदा उठा सकती हैं। ई-विन इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीनेशन इंटेलिजेंस सिस्टम को कहा जाता है। इसमें स्वास्थ्य विभाग का कोई भी अधिकारी अपने फोन पर रियल टाइम में वैक्सीन की उपलब्धता और स्टोरेज का तापमान देख सकता है। इससे कोरोना वैक्सीन की मॉनिटरिंग की जा रही है। ईवीएम पूरे देश में मौजूद 27,000 वैक्सीन स्टोरेज सेंटर की निगरानी करता है। 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में इसके सेंटर हैं। करीब 50,000 उपकरणों से हर सेकंड आंकड़े मिलते हैं। सरकार के फैसले इससे मिले आंकड़ों से लिए जाते हैं। वैक्सीनेशन अब केंद्र की जिम्मेदारी है तो आंकड़ों पर वो पूरा कंट्रोल चाहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप है कि इससे वैक्सीन की कमी के आंकड़े छिपाने की कोशिश हो रही है। दिल्ली से संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो समझ गया, वैक्सीन का डेटा नहीं, देश को वैक्सीन चाहिए। जितनी जल्दी ये सबको वैक्सीन लग जाएगी उतना अच्छा होगा, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है आपको सिर्फ और सिर्फ सतर्क रहने की जरूरत है। अपना बचाव करने के लिए आप मास्क पहन कर रखिए। एबीपी न्यूज इसके लिए #MaskUpIndia अभियान चला रहा है। अपनी मास्क वाली सेल्फी भेजिए और इस मुहिम का हिस्सा बनिए। अभी आप जो तमाम तस्वीरें स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने मास्क पहने रहने का प्रण किया है और हमारी इस मुहिम का हिस्सा बने हैं। हमारी ये कोशिश है कि आपकी तस्वीर देश के बाकी नागरिकों को दिखाकर उनको भी हम प्रेरित कर सकें कि आप लोगों ने मास्क पहन लिया है। जिन लोगों ने नहीं पहना है वो कब ये तय कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहन कर रखेंगे। अनलॉक का टाइम है और ऐसे वक्त में मास्क पहनना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। बात करते हैं आज के शब्द। जो शब्द आज सुबह सुबह मैंने ट्विटर पर पोस्ट किया वो है यारी। इस शब्द के लिए मुझे आपके बहुत सारे प्यारे प्यारे संदेश मिले हैं। रोज की तरह हमने 2 संदेश चुने हैं। पहला संदेश चुना है सचिन कुमार का। इस वक्त सबको निभानी है ये जिम्मेदारी, 2 गज की दूरी,
वैक्सीन है जरूरी और मास्क से रखनी है यारी। अगला संदेश करण वशिष्ठ का है। आजमाना अपनी यारी को पतझड़ में है दोस्त, सावन में तो हर पत्ता हरा नजर आता है। जिसके पास यारी है, अच्छी दोस्ती है, वो दुनिया का सबसे धनवान शख्स है। सच्चा यार वो है जिसके दिल में आपके लिए सिर्फ प्यार ही प्यार हो। सच्चा यार और सच्ची यारी वो है जो हर सुख और दुख में आपके हाथ रहे। दोस्त ऐसा चोर होता है जो आंखों से आंसू, चेहरे से परेशानी, दिल से मायूसी और बस चले तो हाथों की लकीरों से मौत को चुरा ले। प्यार और त्याग से जुड़ा सबसे पवित्र रिश्ता है यारी का रिश्ता। जरूरी नहीं है यारी इंसान से ही हो, यारी तो शौक से भी हो सकती है, यारी काम से भी हो सकती है, हर उस चीज से हो सकती है जो आपको सुकून दे, वरना दिल जलाने को तो बहुत कुछ है दुनिया में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।